अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक एंड वेलकम टू जहान रमज़ान। हम हैं मशल और ज़ुहैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जहान रमज़ान में आपको खुशामदीद। आप हमारी रमज़ान की ये ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन देख भी रहे हैं और उसके बारे में फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए हम मशकूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आज हम शो का आगाज़ अपने शो में जो हमारा कंटेंट होता है वो तो है ही, लेकिन मैं शो का आगाज़ जो है वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए करना चाहूँगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हम बहुत बात करते हैं, तो ज़रा पीछे 1400 साल पहले चलते हैं। अय्याम फ़ातिमिया हैं, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का दिन है। तो आज जब आप देखेंगे इस रमज़ान ट्रांसमिशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इससे मुताल्लिक़ भी आप कंटेंट देखेंगे, उनकी ज़िंदगी पर बहुत सी बात होगी, उलमा कराम होंगे। लेकिन जब हम मशल विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, बड़े हम दावेदार हैं, तो सबसे बड़े दाई जो थे विमेन एम्पावरमेंट के वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारे नबी करीम, नबी रहमत, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसे वो थे सबसे बड़े दावेदार। जब बीबी फ़ातिमा, उनकी बेटी जब आया करती थी, उनको आता देखते थे अपने घर, तो वो ताज़ीमन खड़े हो जाया करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको अपनी जगह देते थे। तो ये है ख़वातीन। क्या आपने कभी, हम मोहब्बत के दावेदार तो हैं बहुत, और हम कहते हैं कि हम इश्क़ रसूल में सरशार हैं, और बिल्कुल होंगे, किसी की नीयत पे कोई शक नहीं, लेकिन हम उनके उसवा हसना से सीखते क्या हैं? क्या हम अपनी ख़वातीन को, अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, अपनी बीवियों को, क्या हम वो इज़्ज़त देते हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे? रसूल ने तो ये कहा है, उनकी हदीस है कि फ़ातिमा बिज़्ज़तु मिन्नी, यानी फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उनको गमनाक किया, गमगीन किया, मुझे गमगीन किया, जिसने उनको राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया। तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मज़ीद क्या बात की जाए। खातून जन्नत उनको कहा गया। उनके जो साहबजादे हसन हुसैन, उनको जवानाने जन्नत के सरदार कहा गया है। उनके जो शौहर, उनको मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो ये वो घराना है। उनकी वालिदा अगर आप देखें, बीबी खतीजा, तो ये वो घराना है। फिर हसन हुसैन का करबला में जो कुर्बानी, और फिर उनकी बेटी, उनकी साहबजादी ज़ैनब, जैसे उन्होंने दीन का पैगाम प्रचार किया अपने भाई की शहादत के बाद। तो ये इस घराने की हम बात कर रहे हैं, बीबी फातिमा की बात कर रहे हैं, तो हमें वहां से सीखना चाहिए। वो अमली नमूना है, उनके ही जो अफकार है, उनका जो ज़िंदगी है, उससे सीखते हुए हम भी अपनी ख़वातीन को, माओं को, बहनों को, बेटियों को वो इज़्ज़त दें जो उनका हक है। और यही रास्ता है दुनिया और आखिरत में, अगर आप चाहते हैं आपकी मग़फ़िरत हो। तो अब शो के कंटेंट की हम बात करें, क्या क्या है मजीद शो में। तो एसेंशली 4 टीम्स, 3 मैच और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया कुछ देर बाद दुबई में आपस में टकराएंगे। बल्कि मैच शायद शुरू ही हो गया है, 2 बजे मैच शुरू होना था जी। टॉस जीत गया ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग का फैसला किया है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैच शुरू हो गया। और मजीद क्या है, यू नो कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो इसलिए आगे शो में ज्यादा। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज भी है हमारे शो में। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात, और जैसे हमने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ की, तो उसमें भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो ये सारे मामलात हम अपने शो पर डिस्कस करेंगे। कुछ अवामी मसाइल की भी साइड बाय साइड बात होगी, पॉलिटिक्स की भी बात होगी। यस यस यस, तो हम मिलवाएं फिर अवाम जी बिल्कुल। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आज बड़ा कांटे का मुकाबला है। सेमीफाइनल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, 2 बड़ी तगड़ी टीम्स टकरा रही है। तो इसमें से कोई भी जीत सकती है, यू नेवर नो। जिसने भी उस दिन, आज के दिन अच्छा खेला वो जीत जाएगी। तो हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने ज्वाइन किया हमें, जो अक्सर और बेशतर हमारे शो का हिस्सा होता है और बड़ी ज़बरदस्त उनका तज्जिया होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? सब खैरियत है, ठीक ठाक है। तो आज एक ट्रीट, हाँ, आज एक क्रिकेट की ट्रीट है फैंस के लिए। पहले तो जरा प्रेडिक्शन बताएं कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कौन जीतने वाला है इस मैच में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंडिया है ना, probably this is they are the best team in this championship, और not only the best team in terms of जो उनका skill set है, जो उनकी selection है, जो उनकी choice of players हैं, और जो उनकी 11 प्लेयर्स की इंटीग्रेशन है, और जो रोहित शर्मा की कप्तानी है। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली उनके डीएनए में जीतना है, और आईसीसी इवेंट्स तो वो ऐसे जीतते हैं जैसे जस्ट हैविंग अ वॉक इन द पार्क। बट उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो हुआ वो पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है,
फिर उनके बाद मिचेल स्टार्क नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, मार्श नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैथ्यू शॉट आए थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, पार्टनर कर रहे हैं ट्रेविस हेड को, वो भी इंजर्ड हो गए और आज कूपर कॉर्नले को खेलना पड़ा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो ऑस्ट्रेलिया को शायद डेंट करें, और ट्रेविस हेड इज ओनली वन मैन जो अकेला लेके चल सकता है। बट दुबई कंडीशंस स्लो, शुरू में थोड़ा सीम करता है, बट वो ड्राई है पिच और स्लो है और लो है, जहाँ पे इंडिया अच्छा बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसे पिछले मैच में भी हमने देखा कि किस तरीके से बॉल ग्रिप कर रही थी, यानी कि टर्फ पे ग्रिप करके शार्प टर्न हो रहा था, अनप्लेबल हो गया था वो न्यूजीलैंड के लिए, और जब भी 250 नहीं चेस कर पाए वो। तो अभी आप देख रहे हैं कि जी 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 बताइए, फरमाइए। नहीं आप बताइए। मैं तो सिर्फ नहीं मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आपको क्यों, मुझे पता है ना कि आपको तो सब मालूम है, बस जरा सा आपको एक तवज्जो दिलाता हूं मैं। आपने जो न्यूजीलैंड वाले मैच की बात की ना, वो हालांकि वहां पे मैट हेनरी ने 5 आउट किए और फास्ट बॉलर ने, लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखें, एक तो 4 स्पिनर्स एक टीम में खेलना और वर्ल्ड का क्लास स्पिनर्स होना और फिर उनकी यूटिलाइजेशन, अगर आप न्यूजीलैंड को देखते हैं इंडियन इनिंग्स में, उन्होंने जो है 125 रन दिए थे मिडिल ओवर्स में और 2 आउट किए थे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने। लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स की बात आई तो जो मिडिल ओवर्स के 30 ओवरों में से 29 इंडियन स्पिनर्स ने किए और 167 रन देके 9 आउट कर दिए। फिर अगर आप देखें, वरुण चक्रवर्ती दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे, ये यशस्वी जायसवाल बैट्समैन को ड्रॉप करके 5वां स्पिनर जब डाला गया था तो बहुत सारे कॉनर्सियर्स और एक्सपर्ट्स परेशान थे। लेकिन उनका आप देखें कि वो जो कर रहे थे अपनी रॉन्ग वन, वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ कर रहे थे, वो जो अपनी लेग ब्रेक कर रहे थे वो कन्वेंशनल सीम के साथ कर रहे थे, वो एक फास्टर वन कर रहे थे जो क्रॉस सीम कर रहे थे। फिर आप देखें रोहित शर्मा ने जब बॉल पुराना हुआ तो कुलदीप यादव को लाए तो बॉल ग्रिप कर रहा था। अक्षर पटेल का ब्रेक नहीं हो रहा था तो वो जो है वो वेरी कर रहे थे एयर में, और रविंद्र जडेजा को उन्होंने लास्ट के लिए रखा, फंसा के रखा केन विलियमसन को। तो आई थिंक इंडिया को एक तो एडवांटेज हो गया वहां पे खेलने का कि वहीं पे खेले दुबई में और सेटल्ड हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया का जो मेन एक कोर बनती है वो मिसिंग है। बट आज उन्होंने भी एक तनवीर सांगा खिलाया, लेग ब्रेक बॉलर, एडम जैम्पा हैं लेग ब्रेक हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, तो 3 स्पिनर्स तो उन्होंने भी खिला लिए हैं। और नुमान सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताएं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अबाउट भारत की जो टीम है उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं, तो आपको क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ आपसे कि भारत की बैटिंग लाइन आपको ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ज्यादा मजबूत लगती है? एब्सोल्युटली जी, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक एक्स फैक्टर है, दैट इज ट्रेविस हेड। वो किसी भी मैच को किसी वक्त कहीं पे भी वो पहले 10-15 ओवर्स में साइड पे कर सकता है, बिकॉज उसका एक कन्वेंशनल विजडम नहीं है, वो एक एक्स फैक्टर है। अदरवाइज मानस लबुशेन हो गई या स्टीवन स्मिथ, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी अंडरएस्टिमेट ना करें ना। जॉश इंग्लिश इज ब्रिलियंट, बट स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, बट 4 स्पिनर्स उसके आगे ड्राई कंडीशन में लगे होंगे और बॉल पुराना हो गया होगा बाय द टाइम इंग्लिश कम्स इन। इंडिया का ये है कि एक तो उनको सूट करती है उनकी टॉप ऑर्डर जो है, उसमें रोहित शर्मा, ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा इज टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज करियर, ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। विराट कोहली आई पर्सनली फील वाइट बॉल में अब भी बहुत दम है, और शुभमन गिल पिछले उन्होंने मेरे ख्याल उनके 400 थे पिछले कोई 6-8 इनिंग्स में। सो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। शराज अय्यर पीछे के गेंद को थोड़ा वीक खेलते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 17 शॉर्ट बॉल पे 29 रन किए, आउट वो शॉर्ट बॉल पे हुए। तो आई पर्सनली फील कि बैटिंग जो है ना, फिर ये जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल पूरा बैट्समैन है, रविंद्र जडेजा पूरा बैट्समैन है, सो उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हार्दिक पांड्या हार्ड हिटर बिल्कुल, जो कि एक पूरा बॉलर और एक पूरा बैट्समैन है। सो आई पर्सनली फील कि इंडिया 14 टॉस हारने के बाद स्टिल, और आप एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 2015 से आईसीसी इवेंट्स में 36 मैचों में इंडिया 30 जीता है, और 4 वो सिर्फ 2 सेमीफाइनल और फाइनल हारा है, और 2 सिर्फ वो पूल मैचेस हारा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा मुझे बताइए कि मैक्सवेल क्यों ऑफ कलर हमें दिखाई दे रहे हैं? हालांकि बड़े यूटिलिटी प्लेयर है उनके, हमेशा उन्होंने डाउन दी ऑर्डर बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन इस टूर्नामेंट में देख नहीं सके हम उनकी परफॉर्मेंस। देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया का मैच ही एक पूरा नहीं हुआ, एक ही मैच हुआ। दूसरा जो ग्लेन मैक्सवेल है वो बेसिकली ही इज अगेन अ वेरी फ्लैबॉयंट हिटर, और थोड़ा सा उनका सैचुरेशन हो जाता है, मेंटल सैचुरेशन। वो अगर आपको याद हो, इन्होंने ब्रेक भी ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, और थोड़ा ये है कि ये इनका वो नहीं है, ये प्लेटो
में आते हैं और फिर नीचे और ऊपर होते हैं, स्टेडी नहीं जाते। द वे ही प्ले, स्विच हिट्स हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, तो बैटिंग इनकी थोड़ी ट्रिकी हो जाती है ऑन लो एंड ड्राई कंडीशंस। बट अगेन यू आर सो वेरी राइट, he can be one of the match winners and a game changer. So at the end of the day, favorites India, but it's going to be one hell of a game, one hell of a match. नुमान सर, अगर if we circle back toward हमारी अपनी टीम, तो वसीम अकरम ने कहा कि शायद नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए 2026 के लिए, तो फ्रेश प्लेयर्स शुड बी टेकन इन। आपको क्या लगता है कि नए प्लेयर्स को ज्यादा जगह देनी चाहिए या पुराने प्लेयर्स स्टिल हैव पोटेंशियल? देखें, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसमें जो T20 की ऑलरेडी इनकी टीम अनाउंस हो जाएगी। इनका फड्डा पड़ा हुआ है कि शादाब खान को कप्तान करना है। नहीं, ये डॉक्टर साहब अभी अपडेट आई है कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया T20 का। अच्छा, बना दिया जी। अच्छा, वेरी व्हाइट बॉल रिजवानी है और सेंसलेस डिसीजन जी। सलमान अली आगा एक्सपोज हुए थे T20s में, जिम्बाब्वे में। सलमान अली आगा T20 खेल ही नहीं सकते। ही इज ए ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज एन अमेजिंग क्रिकेटर, रेड बॉल का और वनडे इंटरनेशनल्स का स्टार प्लेयर है, चार्मिंग है। कप्तानी का एलिमेंट भी है, लेकिन T20 में आप फिर इम्बैलेंस टीम को करेंगे। अच्छा, आगा को कप्तान बना के आप T20 में भेज रहे हैं और सारे यंगस्टर्स आपने डीप एंड ऑफ द सी पे डाल दिए हैं और पुराने लड़के कोई भी नहीं रखे। दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली शेप और रीबिल्ड अ टीम। आप ठीक है, वो लड़के सारे टैलेंटेड हैं, पर उनको आप न्यूजीलैंड की कंडीशंस में शेरों के सामने, हिलते हुए गेंदों के सामने, वो इसलिए कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पुराने दोबारा आ जाए। यही तरीका मेथड। या यू आर सो वेरी राइट। स्पेक्टिकल, सेंसलेस, प्रोग्रेसिव, इनका माइंड ही नहीं है। शादाब को सिर्फ कप्तान इसलिए नहीं बनाया कि सकलैन मुश्ताक मेंटोर है और उसके ही इज हिज फादर इन लॉ। अदरवाइज अगर मैं T20 की कप्तानी देखता था तो वो शादाब खान को मिलनी चाहिए थी, रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी परफॉर्मेंस पीछे कैसी रही है। बट ही इज अ गन फील्डर, स्मार्ट लेग ब्रेक बॉलर, ब्रिलियंट एनर्जी बहुत है और वेरी गुड बैट्समैन, और वो लेके चल सकता था। आगा टीम को इम्बैलेंस करेगा और आगा को आप जो उसके जो दो स्ट्रेंथ्स हैं, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच क्रिकेट, उसमें भी इसका इम्पैक्ट लेके आएंगे। आई डोंट नो ये कौन बैठ के कैसे सोचते हैं। बस ये तो देखें, इसके ऊपर बात करना भी ठीक है, अभी इनको करने दे, टर्म ऑयल में हैं, ये हॉट वाटर्स में खुद ही निकलेंगे, उसके बाद जब तज्जिए के काबिल होगी ये टीम तो फिर इस पर हम ज्यादा तज्जिया करेंगे। डॉक्टर साहब दोबारा इस पे आते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे। मुझे बताएं कितना टारगेट हो सकता है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया पोस्ट करे और उसको डिफेंड कर पाए, क्योंकि 300, 320 या फिर इस विकेट पर आप देख रहे हैं 280-90 एक कंपैरेटिव टारगेट होगा। नहीं, ये तो आप बड़ा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो इंडियन स्पिनर्स की और बॉलिंग की कैपेसिटी है ना, वो तो 175 to 190 डिफेंड करना उनके लिए मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो पार स्कोर होना चाहिए, ये नई पिच भी है वो, तो जो ये ड्राई कंडीशंस में तो 225 से 250 का खेल जो है वो यहाँ पे होगा। आप जो 300 वाली बात कर रहे हैं वो तो फिर मैच साइड पे लग जाएगा। सो 225 to 250 is going to be a good competitive score and India has all the ability कि वो इनको इससे नीचे रिस्ट्रिक्ट करे। अच्छा, ये यानी ऑजीज को बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे जब बड़ा मुश्किल काम है, मजे का मैच होने वाला है। अभी आप देखिएगा, देखें, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वरुण चक्रवर्ती। वैसे मैं ये लिख लेता हूँ, ये देखें बड़ी अलग सी बात की आपने। 225 और 230 के दरमियान आप कह रहे हैं ना, थोड़ा मार्जिन देते हैं 10 रन का, 35। और अगर आपने फॉलो भी किया हो तो 3.2 ओवर में 5 रन पे 1 आउट है ऑस्ट्रेलिया का। सही कह रहे हैं, तो मान जाया करें। सही मान गया, लिख लिया हमने। आप फिर कहाँ जा रहे हैं? आपने दोबारा हमारे पास जब आएंगे हम पूछेंगे आपसे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये ऑजीज की तरफ से कौन से बॉलर्स आप देखते हैं कि वो कोई डिफरेंस, जैम्पा के साथ आपने कहा कि एक और लेग स्पिनर को ले आए, तो स्पिन पर ही उनका डिपेंड कर रहे होंगे वो? देखें, उसमें नहीं, वो यार उनका वो लेफ्ट आर्मर इज वेरी गुड, वो गिल को भी तंग करेगा। बेन डुआर्शियस जो है, हाँ, वो अच्छा है, स्केट भी करता है, एंगल भी करता है, थोड़ा शेप इन भी होता है। लेकिन यस, एडम जैम्पा इज देयर मैच विनर, और वो भी वहां पे आके बॉलिंग करता है जहां पे कुटाई लग रही होती है, और वहां पे उसकी अगर आप फॉलो करें ना उसका रियल टाइम डेटा, तो उसकी मैक्सिमम विकेट्स हैं वहां पे, उसकी विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं जैम्पा की। सो एडम जैम्पा शुड बी देयर ट्रम्प कार्ड, और तनवीर सांगा को थोड़ी दिक्कत होगी। और कोहली, देखिए कोहली स्ट्रगल कर रहा है इस पे। इससे पहले मैचेस में जो कोहली ने जी किसके खिलाफ मैच था, मैं बांग्लादेश का जो स्पिनर था बड़ा अच्छा,
लेग ब्रेक और कॉट बिहाइंड हुए थे उस पे वो, और कमिट करने के बाद जा रहे हैं। हाँ, वो तो ये सही एक स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक और शामिल किया इसमें। जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, और इसी तरह आपके तज्जिए इससे ऊपर लोग सुनते रहते हैं और महसूस होते रहते हैं। अच्छा नहीं, एक और जाते जाते सवाल, ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच होने जा रहा है, ये क्या बात है, भेज के वापस बुला दिया मुझे याद आ गया एकदम से, दूसरा सेमीफाइनल जो होने जा रहा है उसका क्या आप समझते हैं? चोक कर जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा वैसे। नहीं, साउथ अफ्रीका इज नो मोर द चोकर्स, और बहुत तगड़ी टीम है। उनका टॉप ऑर्डर भी जो है वो बड़ी फॉर्म में है, और जहाँ पे उनका कप्तान देखता है कि टीम बैलेंस नहीं हो रही, वो बाहर बैठ जाता है। हालांकि तांबा बबूमा ने 50 करके बाहर बैठा पिछले मैच में, और एडन मार्करम भी फॉर्म में है, वेन ड्यूसन भी फॉर्म में है, और फिर जो ऑन्ड्रे क्लासन इज अमेजिंग, ऊपर से मैच और है। और जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, वो बेसिकली मैकेनिकल और प्रोसेस ड्रिवन है, रोल डिफाइंड है, वो कोई उनमें सुपरस्टार्स नहीं है, लेकिन वेल लेड है, और उनके हर एक प्लेयर को रोल पता है। बट इनकी बॉलिंग ही बहुत आला है, मार्को यानसन है, कगिसो रबादा है। इनको प्रॉब्लम तो शमशी की है कि उसको खिला नहीं पा रहे, केशव मिराज है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका likely the finalists, and they should be able to prevail over New Zealand. Thank you so much, Numan sir, for returning to answer हमारी ये सवाल। तो ये क्रिकेट की बात हुई और आज के मैच की बात हुई, सब एंजॉय करेंगे इस मैच को। सबसे ज्यादा क्रिकेट पे बात मैं ही करती हूँ, आप लोग जानते हैं। मौसम पलट के मतलब लगता है कि गर्मी सी आ गई है, लेकिन शाम में लगता है नहीं, वो सिर्फ हमें लगता है, बाकी इलाकों में ये नहीं लग रहा, वहाँ बहुत ठंड हो रही है। बात करते हैं इस बारे में। सही है, तो मौसम की बात होगी एक ब्रेक के बाद। जहां रमजान की ट्रांसमिशन, खुसूसी रमजान की ट्रांसमिशन जारी है, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद, हम हैं मशल और जोहेब, आप देख रहे हैं जहां। आप क्यों देख रही हैं? वो देख रहे हैं ना, आप बार बार क्यों देख रही हैं वहां पे? जहां रमजान है क्योंकि मैं उल्टा बोल देती हूँ कभी। मैं भी एक बार भूला था, लेकिन वो मैंने कर लिया था कि आप तो रोजाना देख रही हैं, क्यों देख रही हैं? अच्छा खैर, जोहेब कराची में तो खैर गर्मियां शुरू हो गई हैं, है ना, और यहाँ ह्यूमिडिटी भी हमारी, हम नहीं पहन सकते जैकेट स्वेटर, तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन बाकी लेकिन थोड़ा सा डिपी, जरा सा ठंड है। इट्स नाइस शाम में या, लेकिन बाकी पाकिस्तान में काफी ठंड हो रही है। बिल्कुल, कैसा मौसम है ये हम जानेंगे, क्योंकि रमजान मुबारक भी है। इस दौरान अगर मौसम कुछ बेहतर है, प्लेजेंट रहे तो रोजे भी अच्छे गुजर जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है अंजुम नज़ीर साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर नेट ऑफिस हैं। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो बताइए, ओवरऑल पहले बताइए पूरे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा आने वाले वक्त में इस 1-2 हफ्ते में? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि रमजान का आगाज जो है वो बारिशों के साथ हुआ। मुल्क के शुमाली इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। ताहम आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान 1 से 2 मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले मजीद सिलसिले मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि शुमाली बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो है आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मौसम खुशगवार और ठंडा रहेगा। ताहम अगर हम मुल्क के जनूबी इलाकों की बात करते हैं बशमूल कराची, तो जो कोस्टल बेल्ट है इंक्लूडिंग सदरन सिंध, यहाँ पर जो है आने वाले जुम्मे के रोज से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। और इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में जुम्मे के रोज से अगले 1 हफ्ते के दौरान टेम्परेचर जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 35 से 36 रहेगा, तैयारी है, कर लें फिर आप। और आपको क्या लगता है कि कब तक आपके नॉर्दर्न एरियाज में इतनी ठंड रहेगी? मतलब वहाँ स्कूल भी बंद हो गए हैं, कुछ एरियाज में ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जी देखिए, ये स्पेल जो मौजूदा स्पेल था ये एक अच्छा स्पेल था, जो कि अब अपना मैक्सिमम काम जो है पाकिस्तान के ऊपर असर दिखाकर अब मजीद मशरिक की तरफ निकल चुका हुआ है। आने वाले जो मजीद 2 स्पेल होंगे वो इससे अभी तक तो इंटेंसिटी में इससे लाइट लग रहे हैं। पहला स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड होगा 10 या 11 मार्च से मुल्क के जो है शुमाल मगरबी इलाकों, जिसमें केपी, अपर केपी या सेंट्रल केपी है, और उसके साथ जो अपर पंजाब और गलियात वगैरह का इलाका है, या इसके साथ आप कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासर करेगा। तो इस बात की तवक्को है कि जब ये भी स्पेल आपके साथ इम्पैक्ट दे रहा होगा तो ये मौसम ठंडा ही चलेगा। और इस बात की तवक्को लग रही है कि जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं
बशमूल पंजाब, यानी कि आप कह लें सेंट्रल एंड अपर पंजाब तक के जो इलाके हैं, इसमें जो रमजान है वो खुशगवार ही नजर आ रहा है अब तक। और ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने देखा यानी वेदर चेंज की वजह से। एक्चुअली पता है एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड है ना, change इस्लामाबाद में यूजुअली इस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की बारिशें नहीं होती, लेकिन वहां पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिशें हुई जा रही हैं टू द लेवल के इस्लामाबाद जैसा शहर भी कुछ एरियाज में फ्लड होना शुरू हो बिल्कुल, गया। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा है। जी देखें, आपने ये देखा जैसे पहले भी मेरा आपके साथ डिस्कस हुआ था कि हमारा दिसंबर जनवरी में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई। फरवरी से आते ही हमारे पास रेनफॉल का आगाज हुआ। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जो लानीना था वो कमजोर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो विंटर रेनफॉल जो सप्रेस उसको करता है, उसका असर उस पर से हट गया। तो हमारे पास जो है ये मगरबी हवाओं के सिलसिले आना शुरू हो गए। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो पिछले हमारे पास कंटिन्यू 1 हफ्ता या 10 दिन जो बारिश होती रही है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मगरबी हवाओं का सिलसिला था, जिसने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के जो शुमाली पड़ोसी ममालिक हैं इंक्लूडिंग चाइना, इसको बहुत अच्छा रेनफॉल दिया। इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहां पर भी शदीद तरीन जो है बर्फबारी हुई है इस मगरबी हवाओं के सिलसिले के तहत। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे रेन पैटर्न्स हैं, ये वेदर पैटर्न्स हैं, वो कुछ ना कुछ हद तक शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और लाहौर का बताइए, लाहौर में बारिशें कब तक होती रहेंगी, ऐसे ही मौसम बेहतर रहेगा? देखें जी, अभी ये सिलसिला तो निकल गया, लेकिन 10 या 11 तारीख को एक मरतबा फिर इस बात की तवक्को हो सकती है कि लाहौर में एक मरतबा फिर हल्की बारिश हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने हमें वक्त दिया और मौसम का अहवाल हमें बताया। तो जनाब कल ये कहा जा रहा है कि 35 से 36 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर, तो बड़ी गर्मी होने वाली है आइंदा आने वाले वीक में, तो जरा तैयारी पकड़े। और एज लॉन्ग एज कराची में बारिश नहीं हो रही, मैं खुश हूँ। अच्छा, और नई मसले होते हैं, बारिश रहमत है, लेकिन वो जहमत बन जाती है इंतजामात की वजह से। आप सही कह रही हैं, ये बात सही कह रही हैं आप। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात होगी, तो एक ब्रेक लीजिए। जहाने रमजान, खुश आमदीद, आप देख रहे हैं जहाने रमजान। अब आया है वक्त जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करेंगे, जो हैं तो मुल्क के बाहर, लेकिन जी मुल्क से तो दूर हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुल ऐन पताफी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, UAE में रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान ठीक से गुजर रहा है? खैर मुबारक आपको भी। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए भाई, अपना ये आप गायनेकोलॉजिस्ट है, जरा अपने इस प्रोफेशन से मुताल्लिक भी बताइए। UAE में कैसा जा रहा है, पाकिस्तानी कैसे रहते हैं UAE में? अभी जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान और UAE के दरमियान बड़े ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, बिजनेस सतह पर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? बस यही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक ही जवाब है। अच्छा, बिकॉज बहुत ज्यादा, या बिल्कुल, बिकॉज बहुत कम्युनिटी है, सब लोग इसी तरह ही रहते हैं। जैसे आप फॉर सपोज किसी टाउन में आपको बिल्कुल कराची लगेगा, किसी टाउन में आपको बिल्कुल लाहौर लगेगा, किसी टाउन में आपको बिल्कुल लगेगा आप पिंडी पिशावर इस तरह बैठे हुए, इस तरह के पंजाब के हिसाब से, पश्तून के हिसाब से, या हमारे कराची के हिसाब से। तो जो है ना, चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। खाना पीना, फूड स्ट्रीट्स हर जगह हैं, और उसी टाइम उसी जगह आपको उसी तरह के अपने लोग मिलेंगे। और बस रमजान में यहाँ ये है कि तरावीह का होना या तिलावत या 5 वक्त नमाज, वो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है रमजान। मतलब सिंध जी मेहमान नवाजी ताम मिस कंदा हो। पला मच्छी भी। मुझे पहले ही ज़ोहैब की उर्दू इतनी मुश्किल लगती है, सिंधी बोल रहे हैं। देयर इज नो फ्रेश वाटर फिश, ओनली सी फिश। बस ये एक कमी है जो कि है अभी भी, बाकी सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब आना हो रहा है आपका, और आती जाती रहती हैं यहाँ पर फैमिली यहीं पर? जनवरी में अभी वापस आए हैं, या इंशाल्लाह फिर वेकेशंस में, एक्चुअली फिर बच्चों को सब वेकेशन, स्कूल टाइमिंग्स, वो सब चीजें देखने होते हैं। अच्छा, सिंध में भी डॉक्टर साहबा यहाँ पर काफी मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं, अगर हम सर्जरीज की बात करें, और बिल्कुल जी 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 जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिंध में हमने देखा। एक्चुअली सर हर जगह बहुत एडवांसमेंट आ गई है, और पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो साइबर नाइफ आई है अभी, बिल्कुल आपको पता होगा। एग्जैक्टली, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि वहाँ बहुत गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बजट्स होते हैं, तो वहाँ इक्विपमेंट्स लेना और सर्जरीज अवेल कराना और ट्रेनिंग देना इजी है।
गवर्नमेंट के बेस पे ना। बाकी किसी भी कंट्री में ये खुद पे करना होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई मैं उन सब अपने यंग डॉक्टर्स को एडवाइस करूंगी, और जो ऑनगोइंग हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, उन सबको जितना सीखना है सीखें, क्योंकि दैट इज द प्लेस विच विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। हमारा अपनी जगह बिल्कुल। इज अ फ्री हैंड फॉर यू। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आप कब शिफ्ट हुई यूएई, और आप किस वजह से आपको ये फील हुआ कि आपको शिफ्ट होना चाहिए? हाँ, वी आर हियर फ्रॉम 2014, 2014 से 11 साल। और पहले हस्बैंड के जॉब, और उनके साथ वो भी फिजिशियन हैं, तो दैट्स हाउ आई मूव्ड विद द फैमिली, देन स्टार्टेड जॉब हियर एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे हमने ये देखा बड़े तजुर्बात लोगों के हुए गलत, और प्राइवेट अस्पतालों में खासतौर पे सिजेरियन की तरफ जाते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, ये बड़े प्रॉब्लम इश्यूज हैं घरों के, और हमेशा वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन होगा, तो वहां पर क्या सिस्टम है? That's not necessarily an issue, क्योंकि इंटरनेशनली भी, डॉक्टर साहिबा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई बिलीव इट्स प्रूवन टू बी एन ईजियर हीलिंग प्रोसेस जब आप सिजेरियन के थ्रू। वो डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। सर, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ फिजिशियन, मैं या मेरी जगह पे कोई भी मेरी कोलीग कभी भी अनजस्टिफाइड सर्जरी नहीं करेगी। सही। दिस इज वन, दैट टाइम इज द क्रिटिकल टाइम टू सेव बेबी एंड मदर। उस वक्त जितने जो डिसीजन लिया होगा, वो अपने बेस्ट स्किल, बेस्ट नॉलेज और बेस्ट पेशेंट्स और बेबी के सेफ्टी से नहीं, लिया होगा। आपको पता होगा ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, एक परसेप्शन है, लोगों में तासुर है, ये ऐसा है ना? देयर इज नो परसेप्शन फॉर दैट, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, ठीक है। बाकी यहाँ जैसे जितने भी गल्फ या यूके या बाकी कंट्रीज हैं, उनमें मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स की अपनी जो है ना इंक्वायरीज मिनिस्ट्रीज की तरफ से बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ स्ट्रिक्टनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लेबर रूम में फुल मॉनिटरिंग चलती है, 24 आवर स्टाफ अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, मिडवाइफ, सब लोग। फिर क्योंकि जिनकी डिलीवरी हो रही है उनकी स्मूथ प्रोसेस जा रहा है, तो उनकी डिलीवरी हो जाती है। सही सही। तो पाकिस्तान डॉक्टर में साहिबा सिर्फ ये ये बताइएगा कि पाकिस्तान में लैकिंग क्या पाकिस्तान है? में मेरा सिर्फ मुझे पूरा करने दें। जी जी। ये चीज पॉइंट पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए लेकिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादातर 24 आवर्स लेबर रूम नहीं चलते। तो क्या होता है कि बस घर डॉक्टर को ड्यूटी फिनिश करना है तो फिनिश सर्जरी करके, भले लेबर जा भी रहा है तो फिनिश करके। लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत ऐसा नहीं ज्यादा करना चाहिए स्ट्रिक्टनेस ना, है, जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसका लेबर रूम चल रहा है, लेबर चल रहा है स्मूथ, बेबी और मदर के हिसाब से फुल चलेगा और डिलीवरी होगी। हाँ, जिसका वाकई कोई प्रॉब्लम निकलेगा साइंटिफिकली, उसका सर्जरी होगी। सही सही। तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रही थी, पाकिस्तान में क्योंकि एक टैबू भी है ऐसी चीज़ें डिस्कस करना, एंड बिकॉज बहुत लड़कियां अवॉइड करती हैं, तो रेयर डिजीजेस लाइक एंडोमेट्रियोसिस और फिर स्लाइटली ज़्यादा कॉमन डिजीजेस लाइक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो 1 in every 2 पाकिस्तानी वुमेन हैव, डॉक्टर्स ऑफन इनको सही से डायग्नोज नहीं कर पाते, और उस वजह से लड़कियां बड़ी एक तो तकलीफ में रहती हैं, फिर उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, एंड तो इसका क्या किया जा सकता है? इसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली ये जिस तरह की एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी क्रोनिक इलनेस होती है या पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ये लॉन्ग टर्म जो है ना मेंटल हेल्थ पे, सेक्सुअल हेल्थ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करती हैं। इमोशनली आप बहुत डाउन फील करते हैं, सोशल सर्किल में आप डाउन फील करते हैं, बिकॉज ओबेसिटी होती है, हेयर ग्रोथ होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको कॉस्मेटिकली ब्यूटीफुल नहीं होते। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब माशाल्लाह एक तो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, ओवरऑल हर फॉर्म बहुत इम्प्रूव हो गया है, सोशल मीडिया से और इम्प्रूव हो गया। इट्स वेरी गुड दैट यू मेंटेन योर हेल्दी डाइट। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब अफ्तारी में बनाया क्या है आपने? अफ्तारी अभी बनेगी, अभी आज चिकन कढ़ाई खाने के हिसाब से चिकन कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। बाकी जो चना चाट, दही बड़े और हमारा जो फ्रूट चाट, ये सब होगा। देखिए यहाँ पे तो हमें सिर्फ वो फ्रूट चाट पे ही जो है ना वो काम चला रहे हैं, तो, आप चिकन कढ़ाई तो आप क्या नहीं, मतलब आपको याद तो आती होगी ना इफ्तारी और सहरी के वक्त, स्पेशली रमजान में पाकिस्तान की? सबसे ज्यादा फैमिली की याद आती है, फैमिली। आपके साथ आपके शौहर, बच्चे हैं और बाकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में है? और जो मेरा सेंटर है, द प्लेस वेयर वी वर्क, इरम मेडिकल सेंटर शारजा, वो हम 90% कॉलीग्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव कैटर्ड टुगेदर जी। तो वहाँ भी बहुत अच्छा हमें एज अ बहुत फैमिली माहौल मिलता है। ऐसे ही आप डॉक्टर साहब पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी काम करती रहें। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन पताफी हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यूएई में। कुछ जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर उनको मौका देंगे। तो एक यहाँ पर बिल्कुल के बाद जहाने रमजान में खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है रमजान के सिलसिले में। हेडलाइंस है, हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस के बाद फिर हम आते हैं।
वेलकम बैक टू जहान रमजान। वी आर मशल एंड जोहेब। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है? बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, ऑपोजिशन, ग्रैंड अलायंस, हुकूमत, PTI मामलात, एस्टेब्लिशमेंट के इशूज और भी बहुत कुछ है सियासत में। अभी तो खैर सियासत ज़रा रमज़ान मुबारक में थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन इसके बाद ये देखा जा रहा है और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि फिर सियासत में कुछ गर्मा गर्मी भी होगी। तो सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मजहर साहब बताइएगा कि अभी द पास्ट ईयर दैट वी स्पेंट विद द करंट गवर्नमेंट, हाउ डू यू सी दैट दे हैव परफॉर्म्ड? बिकॉज इकोनॉमिकली वी हैव स्टेबलाइज्ड, सो हाउ वुड यू काइंड ऑफ measure that out, like the way their performance has been? हुकूमत के पहले साल को जी पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है। आज उनको 1 साल हो गए, अपनी 1 साल की कारकर्दगी अभी दिखाएंगे वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होपफुली अभी शायद एड्रेस करें या अपनी कैबिनेट की मीटिंग से। लेकिन हुकूमत तो हमेशा अपना एक मौक़िफ़ पेश करती है। उनका कहना है कि जो महंगाई की शरह है वो बहुत नीचे आ गई है, लेकिन हम रिपोर्ट देखते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ और हैं और जो फिगर्स दी जाती हैं वो कुछ और हैं, और उसकी भी कई वजूहात हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि महंगाई का जो पैमाना है वो ग्राउंड पे देख के लगाना चाहिए, कि क्योंकि उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स आते हैं इकोनॉमिक, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं जाते। इसलिए कि बीच में आपने फ़र्ज़ करें कुछ कीमतों की प्राइस रखी है, लेकिन मार्केट में वो उस कीमत पे नहीं बिकती चीज़ें। तो एक आम आदमी के लिए तो महंगाई सिर्फ उस वक्त कम होगी या ख़त्म होगी जब अगर मैं आज कोई चीज़ जो है वो एक प्राइस से ले रहा हूँ और वो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो उससे हाफ प्राइस नहीं तो कम से कम 30% नीचे नज़र आए। लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, और आप सारे लोग मार्केट जाते होंगे, आपको खुद भी अंदाजा होगा इस चीज का। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये साल हुकूमत के लिए तो अपने दावों के मुताबिक बहुत अच्छा रहा, उन्हें कोई बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। ऑपोजिशन के लिए एक तकलीफदेह साल था। जाहिर है एक तरफ तो उनके जो बानी मेन ऑपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनके बानी पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। तहरीक इंसाफ ने कई सोलो फ्लाइट्स की, लेकिन उसके नतीजे में वो हुकूमत में वो दबाव नहीं बढ़ा सके जो दबाव बढ़ाने की वो तवक्को कर रहे थे, और शायद बानी PTI खुद भी तवक्को कर रहे थे कि पार्टी जो है दबाव बढ़ाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ और कोई इत्तेहाद भी नहीं बन पाया। तो ऑपोजिशन के पास बड़े चैलेंजेस हैं कि अब ईद के बाद जो है वो कोई कौमी इत्तेहाद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो दोनों के लिए एक टग ऑफ वॉर है, और उस टग ऑफ वॉर में जो है वो कौन जीतता है कौन हारता है देखना है। कि अब हुकूमत अगले बजट में लग जाएगी, IMF का वक्त आया हुआ है। मतलब ये बताइएगा, ऑपोजिशन की जो हम ग्रैंड अलायंस की कुछ बात करते हैं, इससे पहले भी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक अलायंस बनने जा रहा था, फिर वो नहीं बना, मिड में वो खत्म हो गया। अभी आप इस ग्रैंड अलायंस को देखते हैं कि महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी मिलकर कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे जिसकी वजह से कोई तब्दीली आ सकती है बुनियादी, या आप समझते हैं कि ये एफर्ट भी काम नहीं आएगी ऑपोजिशन के? नहीं, देखिए ये बड़े सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन इनके पीछे क्या लोग खड़े हैं, कोई इनके पीछे लोग आ जाएंगे, ऐसे इम्कान बहुत कम हैं। अगर जो स्ट्रीट पावर हम कहें, जो एक प्रेशर बिल्ड करती है, स्ट्रीट पावर एक प्रेशर बिल्ड करती है, वो स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, वो स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी के पास है, और उसकी अगर आप लार्जर स्केल पे देखें तो वो इलेक्टोरल पावर जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। अब इसमें तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतासिर इस लिहाज से कि उसी के लोगों को पकड़ा जाता है, उसी के लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हमने गिरफ्तार होते उस तरह नहीं देखा। तो जो एक तहरीक इंसाफ है वो क्या JUI और जमात इस्लामी को साथ मिला पाएगी? अभी तक तो इसका इम्कान नहीं है, और जमात इस्लामी तो बिल्कुल इस पूरे सीन से आउट है। लेकिन तहरीक इंसाफ और क्या तब्दीली लेकर आ सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली लाएगी,
क्या चीजें उसमें जो है अच्छा मगर साहब, पहले हमने हम ये देखते रहे, और आप बेहतर बता सकते हैं इससे मुताल्लिक कि होता ये था कि स्ट्रीट पावर की जब बात होती थी तो ये कहा जाता, मुक्तदिरा की तरफ से एक होता था कि भाई पहले से मामला तय पा गए, अब ये है कि आप स्ट्रीट पावर दिखाइए, थोड़ा दिखाएं कि आपके साथ वोट बैंक है, लोग हैं, जल से जुलूस कीजिए, उसके बाद एक तब्दीली आएगी और लोग इसको तसव्वुर करेंगे कि ये तब्दीली जो है ये एक जेन्युइन तब्दीली है। लेकिन वो जेन्युइन तब्दीली होती नहीं थी। तो इस बार तो हमने देखा कि मुक्तदिरा बिल्कुल भी उस तरफ अभी तक तो कोई सोच हमें दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कोई टिल्ट करे। तो इस तनाजुर में कोई बदलती सूरत हाल हो सकती है, आप देखते हैं या नहीं? मुझे नहीं लग रहा, मुझे अभी कोई भी ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा, ना तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है, और तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती ज्यादा नजर आ रही हैं। जो इनिशियल बातचीत हुई थी वो भी बहुत एब्रप्टली ख़त्म हो गई, और उसके बाद हमने कोई नई डेवलपमेंट नहीं देखी। तो अभी तो अपोजिशन के रैंक एंड फाइल में इतना डिवीजन है कि अनटिल अनलेस वो रैंक एंड फाइल एक जगह हों, JUI के वो तहफ़्फ़ुज़ात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं वो दूर हों, JUI, अचकज़ई साहब, अख्तर बैंगल, इस तरह ये लोग साथ मिलेंगे और कोई वाकई किसी ग्रैंड अलायंस को कोई नाम दिया जाएगा, तब तो कोई चीज़ नज़र आती है, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मुझे उसमें। और यही गवर्नमेंट के एडवांटेज में जाता है। गवर्नमेंट चाहे जितनी अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, लेकिन अगर ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर नहीं है तो गवर्नमेंट एज सच इस वक्त तक कोई उस तरह का प्रेशर फील कर नहीं रही। सही। तो सर वो असल में ना रमजान से पहले कुछ खबरें आ रही थी कि शायद PTI को रिहा कर दिया जाए, शायद वो बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब सुनने में आ रहा है कि शायद मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। तो इस पे क्या न्यूज़ है लेटेस्ट? लेटेस्ट न्यूज़ तो ये है कि ही इज इन अडियाला जेल, ही इज कैदी नंबर 804 और दैट्स इट। जो अदालत में उनकी अपील है वो कब टेकअप होती है उसके, क्योंकि वो उन्होंने अदालत को भी जाहिर है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा मसब, एक और पेशरफ जो हुई है मसब, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक बात हुई, और उसमें यानी एक ये जज साहब की तरफ से आया, आईनी जज साहब की तरफ से, कि ट्रायल तो होना बनता है, यानी जो चीज़ जो उन्होंने काम किया है उससे मुतालिक ट्रायल तो होगा, या तो सिविलियन अदालत में हो या मिलिट्री में हो। क्या इससे तासुर आप क्या लेते हैं, किस तरफ, किस जाविये की तरफ जा रही? क्योंकि देखें अदालती मामलात बिल्कुल रिलेटेड हैं सियासी मामलात के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि वो आज़ाद तरीके से मामलात चलते आए हिस्टोरिकली भी। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इस पे तो किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और डे टू डे हियरिंग हो रही है। उसमें आर्गूमेंट्स हम सुनते रहते हैं, आर्गूमेंट पे दो राय हो सकती हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ज़ाहिर पाए के वकील हैं, उनके आर्गूमेंट्स एक तरफ हैं, जो आईनी बेंच है, जो सवालात आईनी बेंच उठा रहा है वो अपनी जगह अहम है। लेकिन एक जमहूरी माशरे में मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बनता नहीं है, चाहे कितना ही एक अनटिल अनलेस वो कोई स्पाइंग वाला केस हो, जासूसी का केस हो। यहाँ सिविलियंस, और वो भी सिविलियंस जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, उनके ट्रायल के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े फार रीचिंग होते हैं। और इसी वजह से अब तक आप देखें कि 9 मई में इमरान खान साहब का ट्रायल अगर होता है तो उसके बैनुल-अक़वामी असरात आएंगे, उसके बैनुल-अक़वामी जो है वो रिएक्शन आ सकता है उस पर। तो ये इसके जो फॉलोआउट्स हैं सिविलियंस के, और वो भी पॉलिटिकल सिविलियंस के अदालत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग कर रही है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो हो रही है इस्लामाबाद में, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग जो हो रही है, उसके नताइज से पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकता है। अच्छा मतलब ये जो हुकूमत है अपने एलाइज पे बड़ा डिपेंड करती है, और पीपल्स पार्टी ने अभी तक साथ ही दिया है कि अच्छे कामों में जमहूरियत की इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम साथ देंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी पंजाब है उनके बड़े इश्यूज सामने आ रहे हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए सदर पाकिस्तान भी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, पानी के इश्यूज को लेकर भी। तो आप देखते हैं या तो ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे और हल तो होते रहेंगे, या पीपल्स पार्टी भी किसी मौक़िफ़ पर आ सकती है, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हो सकता है इसको लेकर? देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की हमेशा से रिलेशनशिप हॉट एंड कोल्ड रही है।
और उसमें बहुत उतार चढ़ाव आया है, बहुत सख्त बयानात भी आए हैं, फिर मसला रिजॉल्व हो गया है। दोनों जो है वो इस वक्त एक तरीके से जो है तीसरी कुव्वत के दबाव में है, और जब वो वहाँ से कोई चीज़ें होंगी उसके बगैर कोई इंडिपेंडेंटली कोई फैसला मुझे लगता नहीं, माँ सिवाय इसके कि जो 6 कैनाल वाला मसला है, पानी का मसला है, उस पर जाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत सेंसिटिव है, और ऑलरेडी सिंध के अंदर जो है उसके हवाले से काफ़ी मुजाहरे और प्रेशर डल रहा है, तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस मसले पर जो है मुस्लिम लीग नून के साथ जा ही नहीं सकती। इवन फॉर दैट मैटर शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस मसले पे नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ उसका स्टेक जो है वो आ जाता है। बाकी जो मसाइल हैं वो ऐसे नहीं हैं। बाकी मसाइल पंजाब में आप पीपल्स पार्टी के लोगों को जो हैं उनको डेवलपमेंट फंड्स चाहिए, वो कोई पार्टी का काम तो नहीं कर रहे हैं, सच डेवलपमेंट फंड चाहिए, जिसकी बुनियाद पे उनका दावा यह है कि वो बड़ा ले आएंगे, जो कि मैं नहीं समझता। पीपल्स पार्टी को पंजाब में बड़ी सीरियस थिंकिंग की जरूरत है, जो कि नहीं हो रही पीपल्स पार्टी के अंदर। सही। तो अगर मुस्लिम लीग नून ने उनको इस हवाले से कुछ रिलीफ दे भी दिया गया, तब भी पीपल्स पार्टी कोई खास कारनामा पंजाब में अंजाम नहीं देने जा रही, और वही जुनूबी अच्छा, पंजाब एक पेशरफ्त ये भी साहब, पीटीआई जीडीए से मुलाकातें हो रही हैं और सिंध में कुछ सियासी टर्फ के लिए कोई कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एमक्यूएम के मामले पर भी जरा अपना एनालिसिस दीजिए कि ये क्या, आफाक अहमद के बाद हमने देखा कि जरा सी तेजी आई और वो जो कौमियत का कार्ड है वो भी खेलने की कोशिश की गई, हुकूमत क्या अंडर प्रेशर आई इसको लेकर कि 2 वजारतें दे दी, जिसमें पता भी नहीं है खालिद मकबूल को कि मुस्तफा कमाल को एक वजारत मिल रही है, वो हालांकि कह रहे हैं कि मैंने बताया था खालिद मकबूल को। तो इन मामलों पर भी अपना जरा तज्जिया दीजिए। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त हालत बिल्कुल ऐसी है जो एक न्यू बॉर्न बेबी की हालत होती है। इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो रिकवर्ड ही नहीं कर पा रही, जो उससे बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं उसको। और हालांकि आप देखेंगे ये कहीं से वो जमात नहीं नज़र आ रही जिसके पास 17 MNAs हैं। अब वो कैसे हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन एक बहुत ही कमज़ोर जमात के तौर पे वो फिलहाल नज़र आ रही है उसमें। और जाहिर है वो उनके अख्तलाफ होते भी हैं तो कोई थर्ड फोर्स जो है उनके अख्तलाफ को ख़त्म करवा देती है। एक तरफ कामरान टसूरी साहब हैं और दूसरी तरफ बाकी मानदा एमक्यूएम है। कामरान टसूरी साहब ऑलमोस्ट एक डिफेक्टो लीडर के तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान के काम कर रहे हैं। तो एमक्यूएम की तो बहुत वीक पोजीशन है। एमक्यूएम इंडिपेंडेंट सोच की हामिल इस वक्त जमात नहीं है, और अगर उनकी इंडिपेंडेंट सोच है भी तो वो उसको लागू नहीं करवा पाते उसमें। यानी अगर उनके अंदर ये पार्टी के अंदर ये एक चल रही है कि जी खालिद मकबूल साहब या तो चेयरमैन रहे या मिनिस्टर रहे, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकाला गया कि मुस्तफ़ा कमाल जो सबसे ज़्यादा ये सवाल उठा रहे थे उनको ही मिनिस्टर बना दिया गया। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की अपनी कोई वो नहीं है। तो एक फ्रजाइल किस्म की इस वक्त कोलिशन है। PMLN का सारा जोर ये है कि पंजाब को विन ओवर किया जाए। जाहिर है पंजाब उनसे निकल गया 2024 में, उनकी हुकूमत होने के बावजूद जो बनी है उन्हें पता है कि पंजाब उनके हाथ में नहीं है। वो पंजाब को कैसे वापस लाते हैं, मरियम नवाज साहबा इक़दाम कर रही हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब कोई इलेक्शन होगा पंजाब के अंदर, चाहे लोकल बॉडीज हो या अदरवाइज, वो एक इम्तिहान होगा मौजूदा हुकूमत का कि वो जो है वो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रही है, उसके नताइज क्या। लेकिन मज़हब इसमें भी जब रिसोर्सेज आपके पास है और आपके पास हुकूमती मशीनरी मौजूद है, आप समझते हैं कि लोकल बॉडीज के इंतखाबात उस तरह शफाफ हो पाएंगे? उस लेवल पर आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा? जैसे भी करवाएं तो सही बात है। ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन तो करवाएं, ओवरड्यू हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन। सही बात। हमारी सियासी जमातों का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये लोकल बॉडीज पर यकीन ही नहीं रखती। ग्रास रूट लेवल तक जाने, और जमहूरियत है ही, असास ही जमहूरियत की है। मतलब आपकी मौजूदगी हो और हम जमहूरियत की बात ना करें कि कहाँ खड़ी है जमहूरियत, तो ये गलत होगा। हुदूद व क़यूद में रहते हुए, पीका एक्ट में रहते हुए, जरा इस पर भी अपना तज्जिया दे दीजिए। देखिए, हमारी अब कैसे इस मुल्क को एक, या हम मौजूदा निज़ाम को जमहूरी कह सकते हैं कि जहाँ मीडिया पर पाबंदी सख्त से सख्त लगाई जा रही हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक डिवाइडेड हाउस के तौर पे नज़र आ रहा है,
जहां पार्लियामेंट जो है एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत चल रही हो, उस मुल्क में उस निज़ाम को आप जमहूरी निज़ाम कैसे कह सकते हैं? ये एक सेमी आप वो कर सकते हैं। देखिए 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, इसमें बहुत से लोगों का अपने अपने व्यूज़ हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ वो होना चाहिए था अक्टूबर 2023 में इलेक्शन, आइन के मुताबिक। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आइनी इलेक्शन नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे हुआ था, जो चूंकि अक्टूबर में इलेक्शन जो कि अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी, तो आइन के मुताबिक तो अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, वो नहीं हुआ। उसकी जो भी वजूहात, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सा लेम सा एक्सक्यूज दिया कि जी पैसे नहीं है, XYZ, इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, काजी फायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, कि जी बस 8 फरवरी को आप इलेक्शन करा दें। यहाँ तक सुनने में आया, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये सुनने में भी आया कि जी अब अक्टूबर के बाद से जो चीज़ें होंगी वो आईनी नहीं होंगी। तो एक ऐसे निज़ाम में जहाँ इलेक्शन ही डाउटफुल, और फिर जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो हम सबको पता है, 8 फरवरी बिल्कुल रिजर्व सीट्स के मामला फंसे हुए हैं, दीगर आईनी पिटीशंस फंसी हुई हैं जिनको अभी तक ऐसे में जब रियासत के चारों सुतून में दरार नजर आ रही हो, हम उसको एक मजबूत जमहूरी निजाम, तो ये तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के लिए किया गया था। ये तो 26वीं आईनी तरमीम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के लिए की गई थी कि वो सब अपने हुदूद क़यूद में रहे। तो ये हुआ क्या फिर? देखिए हसन, मसला तो ये है कि वो तो 18वीं तरमीम भी इसीलिए की गई थी, तो विफाक से सूबों तक तो पावर आ गई, लेकिन उस 18वीं तरमीम में ये भी लिखा था कि सूबों से लोकल बॉडीज तक जाएंगी, नीचे तक जाएगी, ग्रास रूट लेवल पे। वो आके ब्लॉक हो गई सूबाई हद तक। तो जहां 18वीं तरमीम हो जो पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया, जिसपे जहां 26वीं तरमीम हो जिसपे सवालिया निशान बना हुआ है, जहां एक इंतहाई मुतनाज़ा पैका एक्ट लाके मीडिया को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया गया हो, जहां आईनी बेंच बना के या सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के दरमियान हम बस अब जी वक्त हमारे पास कम, बस मुझे आपसे मजीद ये जानना है कि ये हुकूमत चलती हुई देख रहे हैं आप, ये 5 साल पूरे करेगी? ये सवाल सबका होता है, आपका तज्जिया इस पर? देखिए ये तो एक तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर है, फिर अपोजिशन की कारकर्दगी पे। अपोजिशन दबाव बढ़ाने के काबिल होगी तो शायद ये सिस्टम जो है डिरेल कर जाए, और या ये कि विद इन गवर्नमेंट, जो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज नॉट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी वो है। तो अनटिल अनलेस अपोजिशन की तरफ से कोई बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज सामने ना आए या हुकूमत के इत्तेहादी उनसे टूट जाएं, वरना मुझे हुकूमत को कोई बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया और तमाम तर सियासी मामलात पर बात की। तो ये कुछ सियासत की बात हुई। एक ब्रेक हमने लेना है जहान रमज़ान में, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, हम हैं माशल और ज़ोहेब। तो अभी हमने बात करनी है मेरी फेवरेट स्पोर्ट के बारे में जी। और देखिए हमारे शो का खासा ही है ना कि हम इस शो में ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का कंटेंट हो, हर पूरी दुनिया से खबरें होती हैं इस शो पे, उसकी बात होती है टॉपिक की। तो जी अमेरिका में वर्ल्ड मसल आर्नल्ड क्लासिक रेसलिंग चैंपियनशिप, वो पाकिस्तान के एक चांद ने हमारे लिए ही वन मेडल्स ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही तो सिल्वर मेडल उन्होंने जीती है। हिज नेम इज मोहम्मद आलम। ही बीट किर्गिस्तान के एवन एलिस्टर, अमेरिकन सलामत मेलबकोव, एंड दैट्स व्हाट गॉट हिम द मेडल। तो हम उससे बात कर लेते हैं। दो उन्होंने फाइट्स जीती। जी बिल्कुल बात करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद आलम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत बिल्कुल। आप फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक जी। तो अब आप बताएं ना भाई, ये कैसे आपने जीत लिया और इतने जबरदस्त रेसलर्स को शिकस्त दी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कितनी मेहनत लगी इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से 365 न्यूज़। जी 365 न्यूज़ कहता हूँ कि मैंने मुल्क के लिए जो इतना बड़ा आज़ाद जीता है, ये मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ।
ये बहुत मुश्किल वक्त था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, फिर इस लेवल पे आना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और मुल्क के लिए कोई अचीवमेंट जीतना। देखें, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे होते हैं, कोई मेडल से अल्लाह पाक की ज़ात नवाजे, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है और ये अचीवमेंट्स मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ। तो ऑफ कोर्स इसमें मेहनत एंड आपके घर वालों की सपोर्ट एंड बहुत सारी एफर्ट्स लगते हैं, स्पेशली एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन को कामयाब करने में। तो बताएं, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको कितनी मिली उनसे? जी, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत डिफिकल्ट, जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने के बराबर है। और हमें जो है गवर्नमेंट पे जो है ना, इतने बड़े इवेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे, 100%, लेकिन हम 100%। उनको ईमेल भेजते हैं, हमारी फेडरेशन भेजती है, उनको याद दहानी करवानी पड़ती है, लेकिन वो इस हवाले से कोई भी जो है ना सपोर्ट नहीं करते ना। ये हमें अपने बिहाफ पे ही हमारी जो फेडरेशन है अपने तौर पे स्पॉन्सर्स हायर करती है, इतने बड़े इवेंट में हमें खेलने के लिए भेजती है, तो हम फिर ये जीते भी हैं, उसके बावजूद भी ये, लेकिन फिर जब जीतते हैं तो फिर क्रेडिट लेने सब जीते तो फौरन आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अरशद नदीम साहब के साथ भी ऐसा कुछ वेरी सिमिलर कि जब लोग स्टार्स और चैंपियंस बन जाते हैं सब मुबारकबाद के लिए पहुंच जाते हैं। सो होपफुली अस हाईलाइटिंग दिस विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन बताएं, आपका स्केड्यूल किस तरह का होता था? ट्रेनिंग दिन में कितने घंटे, कितने महीनों के लिए चली ताकि आप ये सिल्वर मेडल जीत पाते? बेसिकली हमारी जो स्पोर्ट्स है मास रेसलिंग ना, मास रेसलिंग बहुत डिफिकल्ट, बहुत पावर वाली जो गेम है। इसमें आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो है ना बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। हमें 3 से 4 घंटे एक टाइम मॉर्निंग में और फिर सेंगर टाइम, इसी तरह हमें अपनी जो ट्रेनिंग जो अपना शेड्यूल बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर ही जाके इतने बड़े मुकाम का जो है आप इतने बड़े इवेंट्स में आप मेडल जीते हैं। ये जो आपने जिस कंपटीशन में ये मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें कितने मुमालिक थे, कितने कंट्रीज थे और कौन सा ऐसा रेसलर था जिसको आपने देखा कि यार इसको हराना जरा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, आपको अपनी मेहनत पे इतना यकीन होता है कि मैं कुछ करूंगा, अगर यहाँ तक आया हूँ तो अपने मुल्क का नाम रोशन करके ही जाऊंगा। तो इसमें मेरे लिए बहुत चैलेंजेस का सामना भी था और मतलब एथलीट को मैंने बहुत टफ टाइम भी दिया, लेकिन कुछ एथलीट थे जिनका गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट उनको करती है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं। हमारी आधी जो एनर्जी है वो तो हमारे स्पॉन्सर ढूंढने में लग जाती है, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमने इन एथलीट को, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, ये अपना इनके कोचेस बहुत अच्छे हैं, तो आप एक डिसएडवांटेज पे पहुंच जाते हैं विदाउट, देयर हैज नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग और एनीथिंग, वो एक नेचुरल डिसएडवांटेज बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। यस। मोहम्मद आलम, आप ये बताएं कि आगे कौन कौन से कंपटीशन है जिसमें आप देख रहे हैं गोल्ड मेडल की तरफ आपकी नजर है, उसके बारे में बताइए, और कितनी ट्रेनिंग हो रही है? एशिया चैंपियनशिप है उज़्बेकिस्तान में, उसके लिए इंशाल्लाह हमारी फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है। Well, I hope that all of the sponsors who are इंशाल्लाह watching this वो देखें और आपको स्पॉन्सरशिप दें और आपको अल्लाह ताला कामयाब करें। हम तो आपके लिए दुआ करते रहेंगे, रमजान का महीना और जब भी है, गोल्ड मेडल लेके आना है तो पहले हमारे शो पर आना है। प्लीज, we would love that. Thank you so much for being with us. That was so important कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्संस को and everyone who's doing well इस मुल्क के लिए, जो नाम रोशन कर रहे हैं, कि हम उनको ज्यादा हाईलाइट करें। बिल्कुल ऐसे ही। You know, so let's take a short break. एक ब्रेक ले रही हमने और ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद भी कुछ बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जहान रमजान एंड अभी हम थोड़ी देर पहले जो हमने शो शुरू किया था, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो शो का इख्तिताम भी हम अपने बिल्कुल, क्योंकि शो तो चल ही रहा है, ट्रांसमिशन तो चल रही है, इसके बाद भी बिल्कुल। तो वी फाइनली डिसाइडेड कि वी शुड कम टू द सेगमेंट जहाँ हम किसी से बात करेंगे अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वी हैव समवन विद अस जो एक ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है बुशरा इजहार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो बताएं आप कौन सा प्रोडक्ट है आपका जिसको आप व्हिच कम्स अंडर ई-कॉमर्स, थोड़ा सा बताएं अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। बिल्कुल, हमारा जो ई-कॉमर्स का मॉडल हम लोग चला रहे हैं इस वक्त, करेंटली हम लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड, और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़वातीन के लिए हमने मुहैया की हुई हैं कि वो वहाँ से पिक कर सकती हैं और सेल कर सकती हैं। ई-कॉमर्स काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग की तरह कह सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग की तरह है, लेकिन इसको हम कहते हैं लोकल ई-कॉमर्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा
बताती चलूं कि ई कॉमर्स जो है ना बहुत डाइवर्सिफाइड है, और पाकिस्तान में खासतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हमने क्या किया है कि पर्टिकुलरली जो खवातीन घर बैठी होती हैं उनके लिए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है ई कॉमर्स के अंदर कि वो घर बैठे ही हम उनको पूरा प्लेटफॉर्म इट्स अ ग्रेट साइड इनकम, आपको कुछ करने के लिए भी मिल जाता है, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड इफ इट टेक्स ऑफ तो फिर Self-sufficient हो जाते हैं आप, बिल्कुल। एग्जैक्टली उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आप ये करें? आपने क्या एक चीज खुद ई कॉमर्स से बेचना शुरू की एंड देन यू गॉट दिस आइडिया? बताइए अपनी जर्नी के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, असल में मैं ई कॉमर्स में पिछले 12-13 साल से काम कर रही हूँ, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब की, पर हमने मार्केट प्लेस वगैरह में काम किया, तो हमें अंदाजा हुआ कि ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इस तरह की कह लें कि प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जो पर्टिकुलरली खवातीन के लिए थी, और वेंडर्स ढूंढने शुरू किए जो मुख्तलिफ बाजारों में थे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन होती हैं जो हर जगह नहीं जा सकती, तो हमने उनके लिए क्या किया, वेंडर्स ढूंढना शुरू कर दिए। वेंडर्स हमारे पास एक जगह हमने जमा की है, उसके बाद हमने एक टीम बिठाई जो कि आपकी सारी डिलीवरी मैकेनिज्म और ये सारी चीजें करी है। फिर हमने लोगों को, खवातीन को घर बैठे ऑनलाइन, जिस तरह भी हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह ट्रेनिंग्स देनी शुरू की। अब वो अपने व्हाट्सएप के जरिए, सिंपल फोन के जरिए, एक फोन के जरिए वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी वेंडर होगा वो उनको मुहैया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और वो वहां से सेलिंग एंड बाइंग कर रही हैं। तो ये बताइए कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना कितना जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है अगर एक मुआशरे को तरक्की करनी है, तो इस सोच के बारे में जरा बताइए। और कई जगहों पर यह सोच बदलने की भी जरूरत है अभी लोगों को। देखें, खवातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। उसकी रीजन सिंपल ये है कि अपना इनकम जनरेट करनी इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिस तरह के हालात हमारे यहाँ क्रिएट हो चुके हैं, और अगर खवातीन को बाख्तियार नहीं करेंगे तो मर्द हज़रात भी मुश्किल में रहेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभार दो लोग जब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है पूरे खानदान को या फैमिली को, जो शायद एक बंदे की इनकम से नहीं हो रहा। और अब जिस तरह की सिचुएशंस में हम जा चुके हैं उसमें हर खवातीन के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि वो बेसिक एजुकेशन जरूर लें। अगर वो बेसिक एजुकेशन नहीं ले सकती तो वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या बेसिक घर में बैठे, क्योंकि हर कोई यूट्यूब इस्तेमाल करता है और स्किल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब की वीडियोस को देख देख के, मोबाइल फोन एक ऐसी जदीद कहने के आपके हाथ में एक ऐसा आला है कि जिसके थ्रू आप लोग हर किस्म की स्किल्स सीख सकते हैं। उन स्किल्स को सीख के अगर कुछ वो करके आगे करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा होगा और डेफिनेटली घर के हालात भी बेहतर होंगे। सही। और आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? क्या डिस्करेज किया शुरू में या फिर इनकरेज किया? जरा उससे मुतालिक बताइए। देखिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस की। लेकिन हाँ, हर फैमिली में देखिए खवातीन के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे वो पढ़ी लिखी फैमिली से आए, चाहे वो बैकवर्ड फैमिली से आए, क्योंकि पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपना घर देखना है, उनको अपने बच्चे देखने हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी फैमिली ने हमें सिखाई वो यही सिखाई कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक खातून के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो घर में रह के सिलाई कढ़ाई का ही काम क्यों ना कर रही हो, या वो खाना पका के कहीं किसी घर में दे दे, या इस तरह की चीजें करने पे, तो वो हमारी फैमिली ने तो इनकरेज किया। यही चीज जब मैंने विद पैसेज ऑफ टाइम लोग मुझसे मिलते रहे और लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास बिल्कुल कोई काम नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक नहीं, तो उससे मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना ई कॉमर्स एक ऐसी कह लें कि एक मैजिक कह सकते हैं, या ई कॉमर्स एक ऐसी डिवीजन आ गई है, एज नई इजाद कह लें, कि जिसकी वजह से लोगों के लिए आसानियां इतनी बढ़ गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो खवातीन जो मुझे आए दिन कांटेक्ट करती थी कि हम आपकी लेसन्स लेना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं और अपना काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसी वजह से मैंने फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं, अब आपने बताया कि आप ई कॉमर्स में काम तो कोई 10-12 साल से कर रही हैं, लेकिन क्या ये इंस्टीट्यूट आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है या आप भी कोई प्रोडक्ट बेचती हैं? आपने अभी तक मेंशन नहीं किया है। बिल्कुल, मैंने प्रोडक्ट्स जो बेचना शुरू किए थे, मैं हैंडबैग से शुरू किया था बेचना, ठीक है। और विद पैसेज ऑफ टाइम हमने हैंडबैग के साथ हमने फिर क्लोथिंग लाइन ऐड कर दी और उसके साथ हमारा चलता रहा। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने कह लें कि हमारे पास
1000 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त जो हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और जो हमारे एजेंट्स हैं जिनको हम रीसेलर्स कहलाते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ ऐड ऑन होते चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कह लें कि एक टीम है, 100+ खवातीन की टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, और जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो सिर्फ बैग या हैंड बैग या क्लोथिंग कर सकती हैं, वो किचन का आइटम सेल कर सकती हैं, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, आपने सवाल किया कि वो सिर्फ सोली मेरा इनकम है, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। इंस्टीट्यूट से हम लोग लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोग साइड में ई-कॉमर्स से सेलिंग भी कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी सेल कर रहे होते हैं। तो आपने कहा इंस्टीट्यूट, इज दिस अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट? यस, इट्स अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, और ये ऑनलाइन ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और कह लेंगे सारी चीजें हमारी ऑनलाइन होती है, बिकॉज खवातीन के लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो ज़ाहिर है आउटलेट आपने बनाना है, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स है और सारी चीजें हैं, तो ऑनलाइन तो बड़ा इजी हो गया ना, डेफिनेटली ई-कॉमर्स के जरिए बाहर। जी 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 जी, क्या फरमाइए। ई कॉमर्स के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो ई कॉमर्स सिर्फ कहने के एक छोटा सा डोमेन है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, जी बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर्स भी है इसमें, सब है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुशरा इजहार साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट थी और इसकी अफादियत से आ रही थी। जहान रमज़ान में हमें इजाज़त लेने का वक्त। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है ना, हमारा जो मशअल राह है वही हस्तियाँ हैं, तो आपने देखा कि उम्मुल मोमिनीन बीबी खतीजतुल कुबरा एक बिजनेस वूमन थी, मशअल राह, दैट्स व्हेयर माय नेम इज फ्रॉम। जी, तो वहाँ से ज़ाहिर है हम अगर यहाँ हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको जाले और मंशा ज्वाइन करेंगे। जहान रमज़ान में स्पेशल खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक आप सब।